आपने फेस किया, और या जो मतलब जिसकी डिस्कशन में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो हम लेके चलते हैं, प्रेफरेबली अकॉर्डिंग टू योर ऑन सिनेरियोज। ठीक है, तो आपके पास जी जो मैम। सिनेरियो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी मैम, ये तो बुक वाला है, पेशेंट वाला नहीं है। अच्छा, पेशेंट वाला नहीं है, चले हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं अगर उनके जेहन में कोई सिनेरियो हो तो। जी, बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं अगर उनके जेहन में कोई सिनेरियो है तो वो हमें बता दें, हम उसको लेके चलते हैं। मैडम, एग्जाम में था हम लोगों का सिनेरियो। क्या? 30 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, मेड फॉर 2 इयर्स थी। और हम्म। कोई उसने अभी तक कंसीव नहीं किया था। और हम्म। पेशेंट के जो प्रेजेंटिंग कंप्लीट थी वो इरेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी हिस्ट्री थी, और एमेनोरिया था 6 मंथ का। उसकी हिस्ट्री लेनी थी, और उसका रोल प्लेयर की उस था उसके साथ हिस्ट्री लेनी थी, और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन की फाइंडिंग एग्जामिनर से लेके इन्वेस्टिगेशन लेके मैनेजमेंट डिस्कस करनी थी। तो उस पे वो पीसीओस बता रहे थे, बीएमआई पेशेंट का ज्यादा बता रहे थे, 35 तक बता रहे थे। और TSH4 बता रहे थे, और उसको फर्टिलिटी के लिहाज से भी ट्रीट करना नहीं, था। इसका इसका बीएमआई कितना था? 35। 35 था, और बाकी चीजें? बाकी बाकी आपने क्या बताया? मैडम, खैरदाब टी एस अलाम। एच फोर बताया था। जी, TSH4 बताया था, TSH4। TSH4 है, अच्छा, और? और मैडम, बाकी पीसीओस हिस्ट्री में पेशेंट ने एक्ने हिरिसिटिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, बेसिकली ये आपका वो था रोल प्लेयर वाला स्टेशन था या कि मैडम, सेमिनार? रोल प्लेयर साथ बैठे थे। अच्छा, रोल प्लेयर साथ बैठी थी, ठीक है, वो तो फिर आपने आपका एक बेसिकली हिस्ट्री लेने वाला वो हो गया ना। बट सपोज अगर हम इसको इसी केस को लेके चलते हैं तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशंस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी इंडेक्स, हम उसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं डिस्कस। तो चले इसी को हम लेके चलते हैं, ये वाला केस, ठीक है। जी लैला, जी जी लैला, जो हमारी आज की वॉलंटियर हैं, तो इसी केस को हम लेके चलते हैं। आपने देख लिया है कि ये क्या केस है, डॉक्टर लैला? जी मैम। जी हाँ जी, तो आपने ये देख लिया है जो सारा आपका केस है, आपने सुन लिया हिस्ट्री इसकी, मतलब जो केस सिनेरियो है? जी मैम, एज अ रोल प्लेयर करना है या मैम केस पे? नहीं नहीं, जी रोल मैम। प्लेयर नहीं, एज अ इसको रोल हम प्लेयर कह रहे हैं करना रोल। है या केस बेस्ड नहीं डिस्कशन? नहीं, रोल प्लेयर तो देखो वो तो बिल्कुल फेस टू फेस होता है ना, अगर जी ऑनलाइन भी आप कर ही सकते हो किसी हद तक, लेकिन उसमें पूरे सारे ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं होते। वो जो आपने बेसिकली जो चीजें आप पेशेंट से पूछने या आपको हिस्ट्री में जो चाहिए हों या एग्जामिनेशन पे जो चीजें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप जो जी चीजें मैम, ठीक उसको है मैम। डिमांड करेंगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, चले। तो जी मैम, ये स्टार्ट करूं? पेशेंट आपके पास है, हाँ जी बिल्कुल शुरू करें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद लैला की साइड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, फॉर द स्ट्रक्चर हाँ जी, डिस्कशन। जी जी बताइए। मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे तो बहुत जी, क्लियरली आ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लैला। हाँ जी। I am Dr. Laila, ready for the structure discussion. The हम्म। case that is provided to me, I'll हम्म। confirm the scenario and confirm the patient's demographics, in which I am given that she's a 30 years old lady who is married for 2 years and has subfertility. And हम्म। now her chief complaints are irregular cycles, and she's amenorrheic for 6 months. हम्म। Uh, so I'll first of all, I will ask her about I will ask her about the presenting complaints and then address her हम्म। infertility. As she has amenorrhea for 6 months, I will ask her about I will ask her about whether she's living with her husband, and her husband's details, what's his job, and how the frequency of their intercourse, whether they have any painful intercourse, the male or female both have any pain during intercourse, is there any postcoital bleeding or spotting, and any sexual dysfunction.
Then I will ask her about the symptoms of PID, in which I'll ask if she is having any discharge or intermenstrual bleeding, any pain in the abdomen, and then ask if she's having any weight gain, any acne or hirsutism that has developed recently, and if she's having any weight gain or heat or cold intolerance, any constipation or fatigue, weaknessness. Then I'll ask if she's having any headaches or blurring of vision, and any galacturia from the breasts. And I'll also ask if she's having any irritability or hot flushes, or any and also ask about her occupation, and the smoking, alcohol history, and any drugs that she's using for a long time. Then I'll ask her about her menarche and her cycles. How were her cycles before this 6 months amenorrhea? As she's saying that they were irregular too, so maybe sometimes they are coming more frequently, and sometimes they are prolonged. So I'll ask her about the regularity of her थोड़ा सा नेट का cycles, प्रॉब्लम है and आपकी साइड पे ना, बीच में is आवाज there इंटरप्ट। any hours before or after the menses? If she's having any family history of Ji, Ji ma'am. Then I'll also ask her if there's any family history of premature ovarian failure in her mother or sisters, and also polycystic history in her sisters. Whether they're also unable to conceive for a long time, and when menopausal history, whether she had her menopause at an earlier age. And then I will go for then I will ask her socioeconomic history, and the other I'll complete the other components of my history in past medical, surgical history, and whether she has taken any treatment for this complaints till now. Then I will go for my then I will go for examination of my patient, in which I will first I will do her general physical examination and look for any signs of hyperandrogenism. If there is hirsutism, then I will score her according to the Ferryman-Gallwey scoring system, and I will see for any baldness, alopecia, and facial hair, or I will examine. I will also check her vitals, and especially blood pressure, and then I will do her breast examination to see for galacturia, her cardiovascular, central nervous system, and respiratory system for any significant findings, and or if there is any palpable mass. And as she's married, so I will also do her per speculum examination to see for any discharge, and the general health of the cervix and vagina, and do her bimanual examination to assess for any tenderness, or the size of the uterus, and the status of the fornices. Then and if there's any discharge, I will take a high vaginal swab. ठीक। After that I will go for the investigations. ओके, अब यहाँ पे हम रुक के थोड़ा सा इसको हम Investigations after excluding other causes, as she's हाँ जी जी लैला। हेलो। जी मैम। हाँ जी बेटा, जी आपकी मैम। थोड़ा सा शायद नेट का प्रॉब्लम है, वो बीच में आवाज बंद हो जाती है। एनीवे हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपने हमें चीजें बताई, बल्कि आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जी जो आपने मुझे चीजें बताई और जो मैंने नोट की हैं अपने पास, शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड, देयर इज नो कोइटल प्रॉब्लम एज सच, और एंड नीदर देयर आर एनी कोइटल डिसफंक्शंस। शी डिनाइज एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीआईडी, कोई लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं है, कोई उसको वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं है, नीदर शी गिव्स एनी हिस्ट्री ऑफ फीवर। अब however she gives history of weight gain over last 3 years,
और she says that there is a remarkable change in her weight, though she is practicing some dietary restriction and she is physically active otherwise. As regard to hirsutism and acne, she gives a positive history about that, and she says that there is a significant facial hair growth as well as the acne. So far, thyroid dysfunction she denies any signs and symptoms of thyroid dysfunctions, and there is no nipple discharge, hot flushes usko nahi hai, or she never has taken any treatment for that except for some cosmetic measures for the hirsutism. अब menstrual cycle की irregularity she has noticed it for the last 3 years. Okay. And off and on there are spells of amenorrhea which last for 8 to 10 weeks. Now for the last 6 months she's amenorrheic. अब उसके बाद जो she does not give any family history of premature ovarian failure, but her elder sister used to have this problem of delayed cycles. However, there is no family history of infertility. There is the past medical and surgical history is non-significant. Though you did not ask for the BMI, मेरा ख्याल है आपने नहीं पूछा शायद, बॉडी उसका हाइट और वेट का तो नहीं पूछा शायद, या मैंने रजिस्टर नहीं किया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. BMI. Yes, तो ma'am. BMI का नहीं पूछा बहुत मैम. इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपने Weight वेट. gain का पूछा, BMI का नहीं पूछा. हाँ, ठीक है. Yes, ma'am. तो Yes, इसमें ma'am. Weight gain का history में पूछा, BMI नहीं मैम. हाँ, BMI जो है दैट इज 35. Okay, और ma'am. इसके अलावा देयर इज सिग्निफिकेंट फेशियल हेयर ग्रोथ as well as the acne development. ठीक है, for which off and on she has been consulting a dermatologist. Breast examination reveals no abnormality, and on abdominal examination there is no significant finding. On speculum and pelvic examination, these are again shows the normal findings. कोई उसमें ऐसी normal चीज नहीं है, and there was no vaginal discharge. So far, the information you asked in the history and in the examination we have given to you. ठीक है, तो इसमें अब ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इसके बेस Yes, पे आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या बनता है? ma'am. Clinical diagnosis, top of my list will be polycystic ovarian syndrome. हम्म. हम्म. And other DDs can be congenital adrenal hyperplasia and Cushing syndrome too, although the premature ovarian failure, PID, and the PID and the prolactinoma, thyroid status, all those DDs are excluded. These are excluded on history only. History and ma'am examination Based on and अभी तो हम सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ना, कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आपका जो डिफरेंशियल है स्टिल इट विल इंक्लूड वो सारी चीजें जो कि yes, ma'am. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कर सकती हैं, जो इनफर्टिलिटी कर सकती हैं, और Yes, जो ma'am. हाइपर एंड्रोजेनिज्म कर सकती हैं, क्योंकि इसमें क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म आर प्रेजेंट इन द पेशेंट. तो इसलिए इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अप टिल कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन ये इंक्लूडेड होंगी. अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोफाइल आपका क्या होगा? नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन. Ma'am, first I will do her I will do her ultrasound scan and First of all, ultrasound and the testosterone sex hormone binding globulin, because for the Rotterdam criteria of PCOS, I'll do her thyroid function tests, serum prolactin, LHFSH, and after if there's any abnormality in these, then I will go further. I'll और also do her ठीक है. Ma'am, I'll also check her RBS. Her BMI is 35. So ma'am, I'll check her RBS too, because most probably she seems to have PCOS, and in these patients there's more chance of having diabetes. Having what? Impaired glucose tolerance.
तो उसके लिए आप क्या करोगे फिर? कुछ स्क्रीन करेंगे या अभी जरूरत नहीं है? यस मैम, RBS रैंडम ब्लड शुगर करेंगे मैम। रैंडम ब्लड शुगर की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्या है टू स्क्रीन फॉर द डायबिटीज प्रेवलेंस? मैम वो तो फर्स्ट टेस्ट होगा, वैसे अल्टीमेटली हम OGTT ही करेंगे इस पेशेंट के लिए। सो वुड यू डू इट ऑन एज एट द फर्स्ट स्टेप या फिर सेकेंडरी स्टेप पे आप जाओगे? नो मैम, फर्स्ट स्टेप पे OGTT नहीं करेंगे, वो फिर हम बाद में फर्स्ट स्टेप करेंगे। पे आप नहीं करोगे? नो ओके। मैम। अच्छा, और कुछ जो आप इसमें करना चाहोगे? मैम बस DDs तो इससे ज्यादातर एक्सक्लूड हो जाएंगी, थायराइड और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आपके पास जब पेशेंट आता LHFSH है करा तो लिया, सेक्सुअल कोई हिस्ट्री नहीं है ठीक है। PID की, तो फिर हाँ, ठीक है। आप हर पेशेंट एंड में हर सेक्स बेसलाइन हार्मोन इन्वेस्टिगेशंस बाइंडिंग तो मैम वो ग्लोबुलिन होंगी। करवाते हैं? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन करवाते हैं आप हर पेशेंट में? नो मैम, लेकिन तो फिर इसमें लेकिन वो हमें चाहिए होगा फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। और इसमें और क्या टेस्ट करवाएंगे? पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है? प्रेजेंटिंग कंप्लेन है इररेगुलर साइकिल एंड मैम शी हैज एक्नी एंड वेट गेन एंड हाइपर जी एंड्रोजिनिज्म, मैम, ठीक है ये? LHFSH। हाँ। जी मैम, LHFSH से हमें शी हैज एमेनोरेसिया फॉर 6 months, कुड बी हाँ। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर टू। तो वो हमें FSH से पता चल जाएगा, अगर वो ज्यादा होगा फिर हम एंटी AMH कराएंगे। ओके। अच्छा, और इसकी इनफर्टिलिटी के लिए कोई वर्कअप नहीं कराओगे? या हम इसके इरेगुलर साइकिल को एज अ सोल मैम कॉज पहले फॉर स्कैन इनफर्टिलिटी कराएंगे। समझ लेंगे? Scan for what? She is amenorrheic for last 6 months. So what you want to assess on ultrasound? And as regard to मैम her आई विल सी problem द of स्टेटस ऑफ infertility. जी। हाँ, हाँ जी। And ma'am, I'll also do her urine pregnancy test. First of all, I'll do urine pregnancy test. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवाओगे? व्हाट फॉर? Ma'am, amenorrhea in any, ma'am, amenorrhea in any reproductive हम्म। age, female first, we should exclude pregnancy. हम्म। अच्छा। तो मैम मैं वो भी साथ कराएंगे। आपने मुझे अल्ट्रासाउंड बताया था एज अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू डू। तो इसमें अल्ट्रासाउंड की में हम बात कर रहे थे कि उस पे आप क्या चीजें देखना चाहोगे? मैम अल्ट्रासाउंड पे आई विल सी द Because endometrial the thickness patient, hmm, because the and patient is amenorrheic for last 6 months. ये ma'am आपकी mainly, information नहीं भूलनी। yes ma'am, I will see the endometrial thickness and I will see the status of the adnexa, the ovarian size, volume, and the number of हम्म। अच्छा, और? हम्म। जी, आपकी आवाज लैला फिर बीच में बंद हो गई। हेलो? follicles. हेलो? हाँ जी, आपकी आवाज हमें बीच में स्टॉप हो जाती है आपका थोड़ा सा। मैं वही बार बार कर रही हूँ कि थोड़ा जी सा मैम, नेट का आपका इशू है। हाँ जी, बताइए, सॉरी दोबारा मैम। रिपीट जरा। Yes मैम। हाँ जी। Ma'am, I will do ultrasound to see for specifically for endometrial thickness हम्म। आपकी आवाज and फिर बंद है। status लैला, of the एक मिनट ovaries, मेरी the बात number सुने। of follicles, exa, and डॉक्टर लैला, एक many मिनट मेरी these बात things. सुने। आपकी आवाज बीच में स्टॉप हो जाती है, हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो बीच में स्टॉप हो जाती है, यानी जो आपका है ना, बीच में थोड़ी सी बात सुनाई देती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। जी मैम, सॉरी मैम, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई में कोई इशू आ गया था तो थोड़ा सा इसको एंड जरा टाइम पे। स्ट्रीमलाइन कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है बाकियों को भी शायद इसी तरह की इंटरप्टेड वॉइस आ रही होगी। यस मैम, सॉरी मैम। हाँ जी। जी मैम, मैंने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड मेनली करेंगे टू सी हम्म। फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस, द हम्म। ओवेरियन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स एंड द स्टेटस ओके, ऑफ द एडनेक्सा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसका ये अल्ट्रासाउंड अभी राइट नाउ कराएंगे या हमें पहले विड्रॉल ब्लीडिंग करवानी चाहिए? एनी जी ऑफ द मैम। ऑडियंस, एनी ऑफ द ऑडियंस।
क्या यस मैम, पहले हमें विड्रॉल ब्लीडिंग कराएंगे इसकी। अभी 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 हम करवाएंगे या विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड मैम। जी जी, अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं। मैम पहले स्कैन करवाएंगे फिर विड्रॉल ट्रीट कराएंगे। क्यों? मैम पहले देखो, अल्ट्रासाउंड। अब जो पेशेंट 6 महीने के एमेनोरिया के बाद आता है उसमें आपने बहुत सारी नहीं मैम, चीजें। अभी भी करवाएंगे। एंडोमेट अगर इन केस 7 से ज्यादा है फिर हमें बायोप्सी भी लेनी है। नहीं, बायोप्सी तो शायद मैं उसे अग्री ना करूं। राइट नाउ द पेशेंट इज जस्ट 30 years old। आप उसमें बायोप्सी क्यों कराएंगे? बिकॉज शी इज हैविंग एमेनोरिया फॉर लास्ट 6 months। एंड व्हाट डू यू मैम एक्सपेक्ट अगर 7 mm से टू बी? ज्यादा थिकनेस हो। नहीं, लेकिन इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस में व्हाट डू यू एंटिसिपेट कैन बी के इसमें 6 months के एमेनोरिया के मैम देयर विल बी बाद। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अच्छा, तो फिर ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है विच इज अ रिजल्ट ऑफ पीसीओ, इसमें एट अ यंग एज ऑफ 30 years डू यू एक्सपेक्ट एनी एंडोमेट्रियल चेंजेस टू बी? नो बिकॉज मैम। this is a result of continuous estrogen exposure. यस मैम। Sometimes, and if there is, if she is a case of hyperandrogenism, like if the testosterone levels are raised, then this endometrial thickness would not be that thick. तो इसलिए हम इसका अभी जो इसका स्टेटस है वो हम अभी देखेंगे बिफोर विड्रॉल ब्लीडिंग, और उसकी यस मैम। एंडोमेट्रियल थिकनेस को नोट करेंगे। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो इन्होंने हमें लैला ने बताई हैं, और उसके बाद जब हम विड्रॉल ब्लीडिंग करवा लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बाकी जो है वो हमें LHFSH तो जाहिर है उसके बाद हमें चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर विड्रॉल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस कम हुई या ना हुई। अगर कम नहीं होती तो देन इट इज अ बिट सस्पिशियस। लेकिन अभी आपको राइट नाउ इसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इसको अभी भी करेंगे और बाद में भी विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद भी करेंगे। सो लेट्स फिनिश विद दिस। अब मेरा सवाल ये है कि इसमें इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम थी पेशेंट को। व्हाई वी आर नॉट कंसर्न विद द यस मैम। इनफर्टिलिटी, or should we think the reason of infertility to be the irregular menstrual cycle? क्या हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एज्यूम कर लें कि चूंकि ये पीसीओ का प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली पीसीओ का केस है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है विच इज अ हेल मार्क ऑफ एनोवुलेशन, तो उस पे उसके बाद हमें बाकी इनफर्टिलिटी वर्कअप करवाने की जरूरत है या नहीं है? Yes, ma'am. I'll ask if she has done her any tests before, especially semen analysis and the वो तो tubal जाहिर है कुछ patency नहीं हुआ tests हुआ like ना, उसने वो कभी। HSG before. हाँ जी, वो उसने कभी पहले टेस्ट नहीं करवाए हुए, लेकिन उसने क्या हम अभी करवाएंगे, और वी विल फोकस ऑन टू हर एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, और उनकी ट्रीटमेंट पे हम फोकस करके बाकी सब चीजों को भूल जाएंगे। वी विल एट लीस्ट हैव हस्बैंड सीमन एनालिसिस, एट लीस्ट ये मिनिमम है जो हम इसमें करेंगे, बिकॉज इट इज Ma'am, not only be the anovulatory cycle which may be responsible for her infertility, but maybe some other added factors. Husband factor भी तो हो सकता है जिसको हम yes, ma'am. शायद ओवरलुक कर रहे हो। तो Yes, semen इसलिए analysis करा लेंगे। बाकी बाकी तो इसका ये मसला सॉल्व होगा उसके बाद HSG हाँ कराएंगे। जी, उसके बाद फिर हम करवाएंगे, ठीक है? तो कम से कम सीमेन एनालिसिस हम जरूर करवाएंगे, वो आप इसको इसमें मेंशन करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो होता है ना बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, वो आप करवा लिया करें, हर पेशेंट में करवा लिया करें। वो एक जनरल हेल्थ स्टेटस पेशेंट का जो है वो हमें उससे पता चल जाता है। और बेस लाइन में आपने ये जो रैंडम ब्लड शुगर वाली बात की वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आप उसको एज द पेशेंट हैज गेन वेट, उसमें हिर्सुटिज्म की हिस्ट्री है और बाकी जो उसका पूरा सिनेरियो जो बन रहा है वो इसलिए इसमें आप जो डायबिटिक प्री डिस्पोजिशन है, चाहे फैमिली हिस्ट्री उसकी नेगेटिव भी हो, बट यू विल स्क्रीन फॉर इट। तो उसमें और खास तौर पे जब हम पीसीओ या इसके सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसके पीछे हम वजह अमूमन जो है वो इंसुलिन डिसफंक्शंस को ही करते हैं। तो उस सूरत में मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होने के चांसेस होते हैं ज्यादा।
तो इसलिए खास तौर पे जिनका वेट गेन ज्यादा हो उनमें ये ओजीटीटी हमें ऑन एज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए। ठीक है, चलें जी। अब इसमें आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट का बता दिया, अब मैं थोड़ी सी आपको रिपोर्ट बता देती हूँ, जो मैंने आपको पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे बताई और अब आपको रिपोर्ट बता देती हूँ। हर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल इज 90 नैनोग्राम पर मिलीलीटर डेसीलीटर, 90 नैनोग्राम्स। और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो है वो इसकी नहीं हुई हुई। ठीक है, अब क्योंकि हम बेसिकली जब हम टोटल टेस्टोस्टेरॉन या फ्री टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा, क्योंकि जो बायो अवेलेबिलिटी है उसी की ज्यादा होती है, तो टेस्टोस्टेरॉन के ये लेवल्स हैं। और जो सीरम प्रोलैक्टिन है वो है 26, और इसका जो टीएसएच लेवल है दैट इज 5.5। और बाकी आपने क्या मांगा था, LH-FSH विल बी अवेटेड आफ्टर द पीरियड्स आर, जो विड्रॉल ब्लीडिंग होगी उसमें। और बाकी बाकी अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही थी वो था AMH। विल टू डू AMH एट द फर्स्ट स्टेप और LH-FSH। और अगर हम इसमें जो OGTT के साथ हम कुछ और टेस्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे जी? आपने AMH और LH-FSH दोनों ही मेंशन किए, तो क्या दोनों हम इकट्ठे करवाएंगे? LH-FSH तो जाहिर है वी कैन अज्यूम कि वो विड्रॉल ब्लीडिंग के साथ ही होगा, बट विल यू डू AMH राइट नाउ और आफ्टर द विड्रॉल ब्लीडिंग? जी लैला, आपको मेरी आवाज आ रही है लैला? हेलो, किसी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो फिर लैला की तो मेरा ख्याल है आवाज फिर गायब हो गई। चलिए, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझे इसका आंसर कर दे कि AMH क्या हम इसका अभी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे तो कब करवाएंगे, और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मैम मैम एएमएच जो है AMH, वो अभी, जी जी सॉरी प्लीज आप। मैम डॉक्टर है ना, आप बोल दें। AMH जो जी होगा। डॉक्टर शहनाज, एएमएच जो है वो अभी तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और हाँ, अगर हम इसको करवाना चाहें तो हम किसी भी टाइम करवा सकते हैं। ओके। AMH की क्लिनिकल वैल्यू क्या, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मैम इट बेसिकली टेल्स अबाउट द ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व, तो इस पेशेंट में हमें ओवेरियन रिजर्व हमने क्यों टेस्ट करना है? सॉरी मैम, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इफ अच्छा, समवन एल्स कैन कंटिन्यू, बार बार ये मैम प्रॉब्लम आ रहा है मैंने पहले इसमें। हाँ जी। करवाएंगे। अब डॉक्टर नफीसा का भी शायद नेट जो है ना बस ऐसे ही है। और AMH ओवेरियन रिजर्व इसलिए बताया था, तो ठीक है, इसमें ओवेरियन रिजर्व हमने, आई एग्री, लेकिन मेरा सवाल ये है मैम कि इस फ्यूचर पेशेंट के फ्यूचर डायग्नोसिस और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के हवाले से क्या हमें AMH करवाना चाहिए अभी के नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए मैडम, ओबीस पेशेंट है, मैम अगर हर्सुटिज्म के उसको साथ है। फर्टिलिटी डिजायर हाँ है तो मैम फ्यूचर ठीक है, फर्टिलिटी IVF वगैरह के लिए मैम करना चाहिए AMH। अच्छा, मैडम इसमें कोई रोल नहीं है PCOS के डायग्नोसिस में AMH का। हाँ, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों की फर्टिलिटी डिफरेंट वर्कर। ओपिनियन है। अब इसमें AMH जो है वो एक हमेशा ज्यादा बेहतर प्रिडिक्टर होता है फॉर द ओवेरियन रिजर्व। लेकिन अगर हम बात करें फॉर द डायग्नो, अब LH-FSH की तो हम बात जब करते हैं तो हम उसकी रेशो को देख रहे होते हैं, बिकॉज जो बेसिक पैथोलॉजी जो होती है PCO की वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, या मतलब जो इसमें जो है वो उसका बेसिक वही है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड टू जो है वो LH जो है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। LH जो है वो दैट लीड्स टू हाइपर एंड्रोजेनिज्म, तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो FSH LH करवाने का हमारा जो मकसद होता है वो उस रेशो को डिटरमिन करना होता है इन द फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में ही, यानी अगर फॉलिकुलर फेज में LH का एक टाइम पीरियड होता है बढ़ने का, और वो है ओव्यूलेशन के टाइम पे इसकी पीक आती है। उससे पहले अगर LH लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये फॉलिकल की डेवलपमेंट को रोकते हैं, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस की डेवलपमेंट को रोकते हैं, और इससे
इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम और इससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और ये भी एक कॉज बन जाती है फॉर हाइपर एंड्रोजनिज्म इनडायरेक्टली। अब इसमें अब एएमएच का जो चीज है, एएमएच की सिग्निफिकेंस जो है वो बेसिकली ये है कि ये ज्यादातर फॉलिकुलर फेज में इसमें अगरचे मिनिमल वेरिएशंस होती हैं थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं आती फॉलिकुलर या ल्यूटियल फेज, लेकिन ये ज्यादातर बनता है स्मॉल एंट्रल फॉलिकल से, जो कि फॉलिकुलर फेज की एक क्राइटेरिया होती है। तो ये जैसे जैसे एंट्रल फॉलिकल काउंट के साथ साथ ये टैली करता है, और अमूमन ये एंट्रल फॉलिकल वो वाले जो लेस देन 10 मिलीमीटर इन साइज हो, यानी जो छोटे प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल्स हैं, ये उनसे बन रहा होता है, उनके ग्रेनुलोजा सेल से बन रहा होता है। इस वजह से इसका इसका थोड़ा सा राइज देखा जाता है इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ साइकिल, बिकॉज एंट्रल फॉलिकल काउंट इज अनदर मार्कर, सॉफ्ट मार्कर फॉर ओवेरियन रिजर्व। तो इसके साथ साथ जो है एएमएच भी बढ़ जाता है इन फॉलिकुलर फेज, लेकिन चूंकि एज कंपेयर टू एफएसएच, एफएसएच की तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आती हैं कि एफएसएच ने पीक पे जाना है इन द फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद ये ड्रॉप करेगा एकदम से इन द ल्यूटियल फेज, जबकि इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगी, फॉलिकुलर फेज का राइज और ल्यूटियल फेज में ये कम, लेकिन ये जो इसकी वेरिएशंस हैं ये बहुत ज्यादा इसमें मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो AMH इज अ वेरी गुड मार्कर फॉर ओवेरियन रिजर्व एट ऑल एजेस, और इसका डेफिनेटली जैसे ओवेरियन रिजर्व के साथ साथ इसकी जो है वो वेरी करता है। अब ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। समटाइम्स जब आपने इनिशियल स्टेजेस पे देखना होता है, जब आपको भी बहुत ज्यादा जो बाकी क्राइटेरियाज हैं, यानी जो क्लिनिकल मार्कर्स फॉर पीसीओ हैं वो ना हो, जब बायोकेमिकल मार्कर्स आपको ना पता चलें या अल्ट्रासाउंड मार्कर्स पे आप आइडेंटिफाई ना कर सके, तो कभी कभी एएमएच को यूज कर लिया जाता है एज अ न्यू मार्कर, एंड दिस इज अंडर स्टडी। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली नॉट टू बी डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ, लेकिन इसका रोल कंट्रोवर्शियल है। हम इसके ऊपर डायग्नोसिस बेस नहीं करते, डायग्नोसिस इज स्टिल बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया, जो आप सब लोगों को पता है कि हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक इसको करते हैं, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही रहेंगे, लेकिन ये कभी कभी एडिशनल हेल्प के लिए जो है वो यूज हो जाता है जो एएमएच है, बट इट्स बेसिक रोल इज टू डिटरमिन द ओवेरियन रिजर्व थ्रू आउट द साइकिल। यही वजह है कि हम इसको किसी भी स्टेज पे कर ले मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ये तो था इसका एएमएच के। एएमएच हमें राइट नाउ अभी करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर कंसर्न विद एफएसएच-एलएच रेशो, जो कि विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद हम डे सेकंड या थर्ड पे करेंगे। अब जो प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं इसका मैंने आपको बता दिया 26 था। मेरा ख्याल है लैला अभी हैं ऑन बोर्ड या नहीं है, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को फिर किसी और के साथ कैरी ऑन कर लें। मैडम आपसे एक सवाल पूछना था, ये जो आप जी इन्वेस्टिगेशन बता रही हैं, तो ये जी जो इन्वेस्टिगेशन तो ये वेरी नहीं करती है डिफरेंट लैब्स की, तो हमें याद होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू? नहीं, देखो इसमें जो अमूमन जो लैब्स की वैल्यूज हैं ये तकरीबन अगर आप 1 से लेके 10 तक एक एवरेज फिगर है ना, आपको पता ही होता है ये नॉर्मल में फॉल कर रहा है या नॉर्मल में फॉल कर रहा है, लेकिन हर लैब के कट ऑफ लेवल्स फर्क होते हैं, उनके जो यूनिट्स टू मेजर हैं वो फर्क होते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन कुछ लैब्स जो हैं वो 250 तक नॉर्मल, उनके यूनिट्स फर्क है। ज्यादातर लैब जो हैं वो 25 तक की अपर लिमिट करती हैं, उनके यूनिट्स फर्क है। तो ये जो है वो उसमें लैब लैब जब भी आपको कोई इन्वेस्टिगेशन बताई जाए तो उसमें आप ये कहें कि कट ऑफ लेवल जो है या उसके यूनिट, ये पता होना चाहिए कि किस यूनिट में मेजरमेंट कैसी होती है, क्योंकि अगर आपको यूनिट में बताया जाएगा आपको समझ आ जाएगी ये इस हिसाब से अपर लिमिट ये होनी चाहिए। जैसे टीएसएच का हमें पता है, जैसे हमें प्रोलैक्टिन या बाकी जो एलएचएफएसएच, ये सारी चीजें, टेस्टोस्टेरोन का भी पता है, तो ये वाले यूनिट्स पता होना चाहिए, नैनोग्राम है, माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम है या क्या है, तो इतना सा पता होना चाहिए सब चीजों का। अब ये बाकी जो अब फर्ज किया लैब, अब देखो जो इसमें बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी।
अब ये तो वो सारी नॉर्मल चीजें हैं, जैसे थायराइड फंक्शन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, या LH-FSH तो हम इतना कॉमनली यूज करते हैं, और ये AMH भी। तो इसमें ये 4-5 चीजों के यूनिट याद करने में ऐसा मसला होना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको इसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज किया कभी अगर आपको भूल भी जाए तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें लैब कट ऑफ क्या है, पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इसमें एतराज करेगा, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप इसके यूनिट्स को वैसे ही याद कर लें कि ये इतने होते हैं। चलें जी, अब हमने ये अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसके लैब टेस्ट क्या है। अब सपोज इसका सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, और ये बाकी सिनेरियो जो हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे कर लिया, टेस्टों पे हमने देख लिया। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैं बता देती हूँ, लेकिन लैला ऑन बोर्ड है या नहीं है, या हम ये डिस्कशन किसी और के साथ कंटिन्यू करें? मैडम मैं कर लेती हूँ साहब, मैं चलो ठीक है, आप हैं फरा जी मैडम। जी। अच्छा, इसमें जो बाकी चीजें तो आपने नोट कर ली ना, कि इसमें लैब टेस्ट मैंने आपको क्या बताई हैं, लैब रिपोर्ट्स क्या बताई हैं? मैडम जी TSH 5.5 और टेस्टोस्टेरोन 90 बताया था आपने हाँ जी, मैडम। टेस्टोस्टेरोन वाज 90 और नैनोग्राम, और प्रोलैक्टिन जो है वो 26 है। और जी ये तो आपको पता है कि लैब कट ऑफ इसका 25 होता है। और ये बाकी जो अल्ट्रासाउंड पे है, इसमें बोथ ओवरीज आर एनलार्ज्ड। इसमें इसका ओवेरियन वॉल्यूम इज 15 ml इन राइट ओवरी एंड 12 ml इन लेफ्ट ओवरी, ठीक है। और इसमें देयर आर मल्टीपल स्मॉल साइज ओवेरियन फॉलिकल्स, मल्टीपल। और बाकी इसमें और क्या है, बस मिनिमल फ्री फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस। यूट्रस इज नॉर्मल साइज है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाउएवर एंडोमेट्रियल थिकनेस इसमें है तकरीबन 6 mm, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 6 mm। जी, अब बताइए जी फरा। First of all, I will consult the patient regarding the diagnosis that this is due to the this condition is due to the polycystic ovarian disease. फरा, इसमें जो काउंसलिंग वाली चीज है ना, वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद भी आती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन, आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद मरीज से बात करते हैं कि ये हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ टेस्टों की जरूरत होगी। तो काउंसलिंग एक जो है ना, स्मॉल काउंसलिंग सेशन के, अब हम ये टेस्टों से हम इस चीज को कंफर्म करेंगे, तो वो वहां पे भी आएगी। बट द मेन काउंसलिंग सेशन विल बी आफ्टर कंप्लीटिंग योर इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनली रीचिंग एट अ डायग्नोसिस। हाँ जी। मैडम इसमें HSG भी चाहिए होगा? HSG को अभी हम थोड़ा सा बाईपास कर रहे हैं, मतलब अगर इसमें हो सकता है लेटर ऑन हमें जरूरत पड़े, लेकिन ये है कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस हमने कर लिया। बाकी इसके सो फार एन ओवुलेटरी साइकिल ग्रोथ साइकिल डिस्टर्बेंस जो है वो अपेरेंटली सीम्स टू बी द मेन रीजन, क्योंकि वो फिर एक इंटरवेंशनल वो इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, उसको हम जरा लेटर ऑन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर हो पेशेंट में, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हुई है, पेंडिसेक्टमी हुई हुई है, कोई PID का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको एज अ फर्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हम इसको एक सेकंड टेस्ट के तौर पे हम इसको रिजर्व रखेंगे। हाँ जी, चले, अब काउंसलिंग पे थी आप। See, first of all, I will consult the patient regarding the diagnosis that this condition is due to polycystic ovarian disease. I will involve the multidisciplinary team, such endocrinologist, dietitian, for the management of this condition, and then I will I will tell the patient that this condition can be treated with first of all with lifestyle modification. I will advise her about the healthy eating, healthy lifestyle, high fiber diet with no bakery product, and exercise at least 30 minutes minute a day. Avoidance of stress and adequate sleep will be advised. After the lifestyle modification, I will give her tablet metformin 500 mg OD
daily, along with diet, exercise, metformin, and for her fertility. For her, as she is amenorrheic for 6 months, first I will give her withdrawal bleed with tablet Premalut N 1 PD for 5 days. हम्म After the withdrawal bleed, I will check. I will advise the patient, and I will check her endometrial thickness again, हम्म and endometrial thickness again. And for her fertility wishes, I will give her ovulation induction. Ovulation induction. My first choice will be tablet letrozole 2.5 mg OD from second day of cycle for 5 days. हम्म To check the response to the treatment, I will advise her follicular tracking on the 10th to 12th day after the treatment. हम्म ठीक After the और treatment, to check the response of my treatment, I will advise her follicular tracking, and I will, as her TSH level is more than 5.5, I will also give her. I will involve the endocrinologist, and I will give her tablet. Put her on the tablet thyroxine, हम्म and I will give her tablet folic acid 5 mg daily along with it. अच्छा और I will also involve the psychologist for her, as she is at the increased risk of the anxiety and depression. So I will refer her to the psychologist हम्म for her anxiety and depression. अच्छा और And I will give her leaflet. At the end, I will provide the patient leaflet and leaflet at the end. हम्म अच्छा, इसमें कोई और इस पे कमेंट करेगा जो इन्होंने हमें बताया? इसमें कोई मॉडिफिकेशन एडिशंस इन द ट्रीटमेंट? अगरचे इन्होंने काउंसलिंग ट्रीटमेंट सारा कुछ मिक्सअप कर दिया, लेकिन इसमें चलो हम इसको एक ट्रीटमेंट के तौर पे ही अब डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें व्हाट थिंग्स शी मिस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैडम, ओव्यूलेशन इंडक्शन पे अगर उसको और अगर बताना चाहिए था कि अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन इसके साथ नहीं होती तो सेकेंड लाइन ड्रग्स भी देंगे, और उस पे भी नहीं होती तो फिर उससे भी पहले मैडम मैडम टीपीटी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट टीबी को एक्सक्लूड करना चाहिए ओलेशन इंडक्शन से पहले। हो सकता है कोई ट्यूबल कॉज हो और हम लोग उसे ओलेशन इंडक्शन दे रहे हैं, सीमेन अच्छा, एनालिसिस लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑफ ovulation weight हर्सुटेशन। reduction yes, and testosterone was remarkably raised और इन्होंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया। क्या उसके बगैर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन बगैर उसके, और हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि फॉर हाउ लॉन्ग शी विल बी ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वो डाइट शीट, चलो डाइटिशियन के साथ हम लेज ऑन कर सकते हैं, नहीं भी है तो उसको हम एक ओवरऑल जनरल प्रिंसिपल्स बता सकते हैं। Exercise, what type of exercise will be helpful to reduce her weight, because the problem is not only of remaining physically active but as she is of BMI 35, तो उस पे हमें वेट रिडक्शन एक्सरसाइजेस का थोड़ा सा रिजीम फर्क होती है। फिर उसके अलावा जो बाकी स्ट्रेस aerobic वाली चीजें वो सब चीजें, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो इन्होंने मिस कर दी। एंड व्हाट अबाउट प्रोलैक्टिन लेवल्स? आर यू पीपल हैप्पी विद दिस प्रोलैक्टिन लेवल्स? जो प्रोलैक्टिन लेवल 26 है, अब देखो एफएसएच हम कहते हैं कि 20 तक का नॉर्मल अपर नॉर्मल लिमिट है, लेकिन अगर फॉलिकुलर फेज में एफएसएच 20 आ जाए तो क्या हम उसको नॉर्मल समझेंगे? या अगर फर्ज किया 18 भी आ जाए तो क्या हम उसको नॉर्मल समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में जो एक रेंज होती है, हमेशा उसके दरमियान वाली रेंज जो है वो उस पे फंक्शनल उसके सही चल रहे होते हैं। तो एफएसएच तकरीबन अगर हो ये 5, 6 या 7 तक मैक्सिमम इन द फॉलिकुलर फेज ऑन द डे सेकंड या थर्ड, तो वो ओवेरियन रिजर्व ज्यादा बेहतर शो करता है एज कंपेयर टू 16, 17 या 18।
though still in normal limits. And the same is with prolactin levels. Prolactin level 26 is raised, is simply raised. So you have to address that issue as well. और मैडम दूसरी जो चीज ये कि इन्होंने थायरोक्सिन भी दे दी उसके लिए 5.5 पे. Was it justified? मैडम हम्म मैडम ये जो 26 वाला प्रोलैक्टिन का लेवल है, ये हाइपो हम्म जो इसका जो थायराइड डिस्टरबेंस है उसकी वजह से भी तो प्रोलैक्टिन बिल्कुल डिस्टर्ब हो होता सकता है। है. 30% में ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसके साथ. लेकिन क्या इसके लिए हम थायरोक्सिन देंगे या हम इसको प्रोटीन के साथ हमें देना चाहिए? दोनों में से मैडम क्या पहले चीज देंगे? मैडम क्या पहले जो उसका हमें टीएसएच रेज्ड है उसको भी तो फिर वर्कअप करना चाहिए ना प्रॉपर, ऐसे डायरेक्ट नहीं, थायरोक्सिन कैसे अब दें? आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि टीएसएच रेज्ड है तो उसमें T3 T4 लेवल्स कितने हैं. हाँ क्योंकि जी, वही देखो, T3 हाँ, T4 होना चाहिए था। वो इसलिए T3 T4 होना चाहिए कि अगर उसके लेवल्स, क्योंकि इसको जो हम करते हैं इनफर्टिलिटी या एनओवुलेटरी साइकिल्स या जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं उसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म की ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं प्रोवाइडेड T3 या T4 लेवल जो है वो 50% ऑफ नॉर्मल रेंज से कम हो. यानी अगर उसकी 2 से 11 रेंज है तो वो अगर 5 से भी कम हो तो फिर दे देना चाहिए. इसका मतलब है कि इवन बाय ओवर एक्टिंग, यानी थायराइड फंक्शन, थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है, टीएसएच सॉरी जो थायराइड ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवर एक्टिव है, और बट द थायराइड ग्लैंड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एडिक्वेट थायरोक्सिन इन द फॉर्म ऑफ T3 एंड T4. तो उस सूरत में देना बनता है. बट इफ जो T3 या T4 लेवल हैं वो मोर देन 50-60% ऑफ देयर नॉर्मल वैल्यूज हैं तो फिर उसमें हमें थायरोक्सिन की रिप्लेसमेंट देना जरूरी नहीं है. उस सूरत में हम फिर सिर्फ उसको ट्रीट करेंगे, उसको प्रोटीन या डोपाजीन जो भी वट एवर हम जो प्रोलैक्टिन को, बहुत सारी मल्टीपल थेरेपीज है उनमें से कोई भी हम ट्राई कर सकते हैं. तो इसकी डिटेल में आप जाएं. और दूसरी चीज ये कि ऑन द सिंगल रिपोर्ट ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट जो बॉर्डर लाइन रेज्ड होते हैं उस पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते. हमेशा उसको हम रिपीट करवाते हैं आफ्टर अनदर 6 वीक्स और उस पर हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट हर इनफर्टिलिटी. हमने पहले उसके बेसिक सिनेरियो को सही करना है. तो बेसिक सिनेरियो को हम सही कैसे करेंगे? by her lifestyle modification and definitely by reducing her BMI minimum to 30 या 25-30 के दरमियान में. तब ही, और उसकी साइकिल रेगुलरिटी हम करेंगे, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को हम कम करेंगे. क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज हो सकते हैं? जी. क्या था जो था ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज हो सकते हैं. और बाद दफा थायरोक्सिन देने से ही जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, बेसिकली सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाती हैं थायरोक्सिन से, और वो फिर उसको फ्री टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके उसके जो फ्री जो एंड्रोजन इंडेक्स है वो कम हो जाएगा. तो इसलिए वो एक वजह, लेकिन वो बहरहाल ये जस्ट बाय द वे था. लेकिन आपने इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट को इस तरह से असेस करना है. और फिर उसके बाद अगर T3 T4 एडिक्वेट लेवल हैं तो फिर इतने TSH को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. T3 T4 लेवल कम हैं तो फिर उसमें आप थायरोक्सिन जरूर दें, बावजूद इसके कि अभी भी अकॉर्डिंग टू द TSH लेवल ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म में आ रहा है. और फिर अगर ये ट्रीट हमें थायरोक्सिन देने की जरूरत ना पड़े तो फिर हम प्रोलैक्टिन लेवल को कम करने के लिए उसको हम प्रोटीन देंगे. ठीक है मैडम सब मैडम वन क्लिनिकल सब प्रोडक्टिंग लेवल इज फर्टिलिटी में नॉट जो सब रिलायबल. जी. सब फर्टिलिटी में जो अगर पेशेंट जैसे सब फर्टिलिटी के साथ है और अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म हो, T3 T4 नॉर्मल भी हो और अगर TSH रेज हो तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे नहीं, या? उसमें बेटा ये बात है कि सो फार अगर T3 T4 लेवल जो है वो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है अपनी रेंज के मुताबिक, और TSH लेवल रेज्ड है बट लेस देन 10, और क्लिनिकल उसको सिम्टम्स भी नहीं है, क्लिनिकल सिम्टम्स ना हो, और ये बहुत वेरी करते हैं क्लिनिकल सिम्टम. बात वही है ना कि TSH ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है टू प्रोड्यूस मोर T3 एंड T4.
बेसिकली तो ये पेरिफेरल कन्वर्शन भी होती है मसल्स वगैरह में भी। लेकिन ये है कि इसमें अगर थायराइड इस काबिल है कि वो अंडर इफेक्ट ऑफ TSH T3 T4 एडिक्वेट अमाउंट में बना रहा है, तो फिर हमें एडिशनल थायरोक्सिन देने की क्या जरूरत है फॉर सब क्लिनिकल। बट इफ TSH लेवल रेज मोर देन, क्योंकि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जो बायोकेमिकली रिलेट करते हैं वो TSH लेवल 10 तक करते हैं। और जब खास तौर पे कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम्स भी ना हो, और क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हो और चाहे TSH 5.5 भी हो, इसका मतलब है कि अंडर इफेक्ट ऑफ दैट। एक मिनट बेटा, मैं फोन सुन लूँ जरा। हेलो अस्सलाम, हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है। इसको इसको मैंने कल कहा था IV एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, इसको ऑक्सीडिल लगाओ। ठीक। हाँ स्कैन एक करवा लो, करवा लो। हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, उसमें ये है कि अगर तो क्लिनिक जो मैं बात कर रही थी कि 5.5 TSH पे भी अगर क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हो जाए, और जो हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स में, तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग अनफ T3 and T4। हालांकि उसको स्टिमुलस मिल भी रहा है बाय TSH, क्योंकि TSH बढ़ता जाएगा ना। जब अगर वो नहीं इस काबिल होगा कि थायराइड ग्लैंड बना सके, तो TSH ने तो उसको उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करनी है। तो उस सूरत में T3 T4 लेवल कम होंगे। TSH चाहे बहुत ज्यादा ना भी बढ़ा हुआ हो, उस सूरत में हमें थायरोक्सिन देनी जरूरी होगी। जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल रूल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, कि अगर आपका एक टारगेट ऑर्गन उसके अंडर इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलेटरी हार्मोन, वो हार्मोन बना रहा है जो उसने बनाने होते हैं और अनफ अमाउंट में बना रहा है, तो फिर आप उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों देंगे? रिप्लेसमेंट थेरेपी आप तब देंगे जब वो हार्मोन सही मिकदार में ना बना रहा हो। और चूंकि ग्लैंड का रिस्पॉन्स वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए आप एक सिंगल रिपोर्ट पे उसको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, आप उसको कम से कम 6 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करके देखेंगे, और उस पे सारा T3 T4 उस पूरे प्रोफाइल पे फिर आप नजर डालेंगे, नॉट ओनली ऑन TSH। खाली TSH जो है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है। मैडम तो एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैडम ये जनरल तो ये आपने कॉन्सेप्ट दिया ना एंडोक्रिनोलॉजी हाँ का, वैसे एग्जाम हाँ में अगर कोई एंडोक्रिनोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे TSH लेवल में कोई इशू आ रहा है, तो हम हाँ, डायरेक्टली उसको मतलब रेफर टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या इन्वॉल्व कर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सकते करना हैं, लेकिन चाहिए? बेटा हाँ, जैसे हम देखो MDT का हम हमेशा एक जरूर रखते हैं सेगमेंट अपनी ट्रीटमेंट में, कि मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट वो हम हमेशा यस रखते हैं, चाहे खाली हाइपरटेंशन और डायबिटीज हो जिसको हम खुद भी ट्रीट कर रहे होते हैं। हम खुद यस ट्रीट कर रहे होते हैं उसको। हम हाइपोथायराइडिज्म को हम खुद ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम में आपने वो लफ्ज तो जरूर बोलना है, बट यू मस्ट नो द ऑल कंसेप्ट रिलेटेड विद दैट डिजीज मैनेजमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन और डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड पता होना चाहिए आपको। तो मैडम, हम ये कहेंगे कि हम ये शुरू करवाएंगे ट्रीटमेंट, या डिसऑर्डर खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ खुद जी। हम कहेंगे कि वी विल स्टार्ट दिस बट इन्वॉल्व द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ऐसे हाँ, बोलेंगे? इन कोलेबोरेशन विद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ओके लेकिन ये मैडम। है कि इसमें चूंकि ये वाला स्टेटस है, इस वजह से इसमें ये चीज इंडिकेटेड है। ओके मैडम। अब ठीक है। तो ये जो है ये इसको हम वो इस तरह से करेंगे। अब ये जो हमारा बाकी आ गया हाइपर एंड्रोजिनिज्म, टेस्टोस्टेरॉन के क्लिनिकल मार्कर्स भी हैं, यानी हाइपर एंड्रोजिनिज्म इसमें बायोकेमिकल भी है और क्लिनिकल भी है। सो हाउ यू विल मैनेज दैट? जी हमारी कहाँ गई प्रेजेंटर, सेकंड प्रेजेंटर फरा थी शायद। जी मैडम। हाँ जी, जी फरा बताइए। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल वाज सिग्निफिकेंटली रेज्ड अप टू 90 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब इसमें हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज वी हैव टू एड्रेस इट एट द सेम टाइम। हम जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने हाइपर एंड्रोजिनिज्म को भी मैनेज करना है। उसके बगैर आगे बात नहीं चल सकती।
मैडम इसकी दूसरी कोई कॉजेस को रूल आउट करेंगे, कोई एड्रिनल ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर, सीएएच, कुशिंग डिजीज, हाँ, उसको रूल आउट करेंगे? उसको उसको रोल आउट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखना चाहिए कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर क्या है, और बाकी इसकी जो उसका जो स्कोरिंग सिस्टम है उसके हिसाब से क्या है। एक्नी एक्नी तो चलो वो तो एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ भी हो सकती है, लेकिन हिर्सुटिज्म अमूमन उसके साथ नहीं होता, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स पे के ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा होता है वो बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होती है, और वो तभी होता है जब उसके प्रिकर्सर टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज्ड होते हैं। तो ये नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के साथ अमूमन हिर्सुटिज्म नहीं होता। और उसमें क्या है, बाकी उसके वेट गेन का पैटर्न क्या है, मतलब कहाँ से उसकी ओबेसिटी, वेस्ट साइज क्या है, या उसमें मेल टाइप ओबेसिटी है या फीमेल टाइप है, वो हमें देखना पड़ेगा। और जो बहुत सारे मार्कर्स, कुशिंग सिंड्रोम है या एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, फिर आप अल्ट्रासाउंड पे एड्रिनल ग्लैंड को भी आप देख लेते हैं हमेशा। फिर आप खाली टेस्टोस्टेरोन पे रिलाई नहीं करते टू रूल आउट द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ एंड्रोजन। फिर आपको और क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे आपको बाकी जो सोर्स ऑफ एंड्रोजन लेवल ज्यादा हैं उसका पता चलता है। मैडम डिहाइड्रोएपियन डीएचईएस, उसका सोर्स क्या है? मैडम मैडम एड्रीनल, डिहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन सल्फेट, ये कहाँ से बनता है? मैडम एड्रीनल्स। एड्रिनल, प्योरली एड्रिनल। और इसके अलावा, और इसके अलावा ओवरी। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। एंड्रोस्टेरेंडायोन, ठीक है, ये उससे भी बन सकता है, ये ओवरी से भी और एड्रिनल ग्लैंड से भी। और पेरिफेरल जो टेस्टोस्टेरोन की किसी हद, ये प्योरली ओवरी से बनता है, लेकिन पेरिफेरल कन्वर्शन भी इसमें हो सकती है। तो अब बाज दफा ऐसा भी होता है कि पेशेंट हिर्सुटिज्म के साथ है लेकिन उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। ऐसा मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी ऐसे केसेस देखे होंगे कि पेशेंट कहता है कि हेयर ग्रोथ है, उसमें सारी बाल्डनेस भी हो जाती है, हेयर लॉस भी हो जाता है, और ये सारे जो स्टिग्मास हैं वो क्लिनिकल स्टिग्मास रिलेटेड विद द इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। हम इसकी एक दूसरी सब टाइप को डिस्कस अब कर रहे हैं। तो उस सूरत में आप ये एंड्रोस्टेरेंडायोन लेवल और डीएचईएएस लेवल्स आप जरूर करवाएं, लेकिन उसके पीछे वजह ये होती है बाज दफा कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा बन रही होती है। तो वहां पे जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अंडर इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन बढ़ चुकी होती हैं, जहां भी आप ईस्ट्रोजन देते हैं वहां सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है वो आप उस सूरत में आप उसको आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते रिपोर्ट पे। तो उस सूरत में फिर आपने उसमें ये दूसरे लेवल जो हैं वो आपने करवाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस उस इस पे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज्ड है, आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? मैडम एंटी फर्क है, एंड्रोजन, फर्क है, फर्क है। हाँ? एंटी एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंटी कौन सी एंड्रोजन एंटी एंड्रोजेंस? मैम इसमें वेट रिडक्शन का भी बताएंगे क्योंकि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ वेट फैट रिडक्शन तो बेटा सेल्स से भी है। सबसे पहली चीज है ना, वेट रिडक्शन पे तो हमने सबसे पहले बात की कि उसको उसके लिए बल्कि एक्सरसाइज पे हमने वो उसको जरा डिस्कस किए बगैर छोड़ दिया कि इसमें जो हम बात कर रहे थे, जो उन्होंने हमें बताया था कि 30 मिनट्स अ डे दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर फॉर वेट रिडक्शन, क्योंकि वेट रिडक्शन के लिए कुछ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं, यानी जो मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेज हैं वो जरूरी होती हैं, और वो कम अज कम 60 to 90 मिनट्स पर डे जरूरी होती हैं। फिर 30 मिनट्स की से वेट रिडक्शन नहीं होती। दैट इज द नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जो कि हर एक को करनी चाहिए पर डे बेसिस पे, स्लिम को भी ओबीस को भी। लेकिन जहां पे आपने बीएमआई को कम करना है वहां पे फिर उस रिजीम पे आपको जाना पड़ेगा जिससे वेट रिडक्शन हो भी। तो उसमें जो है वो आपने ये वाला करना है। बाकी डाइट तो डाइटिशियन के साथ मिलके, और हाई फाइबर डाइट, और उसमें सारा अपने जंक फूड और ये सारी चीजें जो उसकी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे। बाकी जो अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है तो उसमें
हम उसको उसका स्लीप पैटर्न से ही कर सकते हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम साइकोलॉजिस्ट पे इस तरह भेजते नहीं है अनलेस के बहुत कोई ग्रॉस उस तरह से प्रॉब्लम हो या मेंटल हेल्थ अगर डिसऑर्डर्स हैं तो वो हम करते हैं। तो इसमें हम बात अभी कर रहे थे कि इसमें वेट रिडक्शन वाली बात तो ऑलरेडी कवर हो गई, लेकिन इसमें यह है कि अब आपने साइड बाय साइड यू हैव टू टैकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म एज वेल। सो व्हाट आर द ऑप्शंस इन दैट एंड फॉर हाउ मच टाइम यू विल गिव इट? हाँ जी। मैडम सिप्रोटिलिन एसीटेट डाइन 35 में जो आ रही है के साथ हम्म इथेनॉल एस्ट्राडियोल विद सिप्रोटिलिन एसीटेट, वो उसमें देंगे हम्म ठीक है। और 3 मंथ। उसके अलावा क्या है? मैडम और उसके अलावा स्पाइरोनोलेक्टोन हम्म के साथ फॉर्म में भी अवेलेबल है। एल्डेक्टोन मैडम। एल्डेक्टोन, टैबलेट एल्डेक्टोन। एल्डेक्टोन। ये किसी अगर हमने साइकिल रेगुलेशन के साथ साथ ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म को भी टैकल करना है तो उसके लिए रिजीम्स हमारे पास क्या है? एक तो आपने बता दी डाइन 35 है, ठीक है, डाइन 35 में सिप्रोटेरॉन एसीटेट है, वो ठीक है, दैट इज वन थिंग। और इसके अलावा आपने स्पाइरोनोलेक्टोन, कोई ऐसी मेडिसिन है फॉर साइकिल रेगुलेशन जिसमें सिप्रोटेरॉन एसीटेट हो? मैडम साइकिल रेगुलर डाइन 35 में इथेनॉल एस्ट्राडियोल और सिप्रोटिलिन एसीटेट साइकिल भी रेगुलर हो जाएंगे और एंटी एंड्रोजन के ठीक है, साथ। वो डाइन 35 तो एक ऑप्शन है ही है, लेकिन सिप्रोटेरॉन एसीटेट को आप बहुत लंबा अरसा नहीं दे सकते क्योंकि इसके साथ बाद दफा मेनिंजियोमास का रिस्क होता है, तो बहुत लंबा अरसा आप नहीं दे सकते। और इसमें जो हम कहते हैं ना 3 मंथ्स की थेरेपी, 3 मंथ की थेरेपी सिर्फ सिर्फ एक्नी को मैनेज करती है, बल्कि एक्नी मैनेज होना शुरू होती है। जहां तक हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को रोकने की बात है वहां पे कम से कम आपको 9 महीने की थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि हेयर फॉलिकल की जो ग्रोथ है वो 3 फेजेस में होती है और उसके कंप्लीट अरेस्ट के लिए जो जो न्यूली ग्रोइंग हेयर फॉलिकल्स हैं, ये जो थेरेपी है ये उनको एड्रेस करेगी। इवन जो लोकल थेरेपीज होती हैं वो भी उसी को एड्रेस करती हैं। तो बाकी जो ऑलरेडी ग्रोन हेयर हैं उनके लिए फिर आपको साथ साथ कॉस्मेटिक मेजर्स करनी पड़ती हैं। तो जो न्यू हेयर फॉलिकल्स हैं ये जो हम एंटी एंड्रोजन्स दे रहे होते हैं ये उनको मैनेज करता है। तो सिप्रोटेरॉन जो स्पाइरोनोलेक्टोन है उसमें जो उसका एक वेरिएंट है, बेसिकली ये हम इसको करते तो प्रोजेस्टेरोन्स में काउंट है, ड्रोस्पेरिनोन, जो कि गैस में गैसमीन में टेबलेट गैसमीन विच इज फॉर फॉर एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फॉर साइकिल रेगुलेशन एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीसीओ। और पीसीओ में खासतौर पे जब देते हैं तो उसमें फिर 24/4 वाली रिजीम देते हैं, यानी उसमें 24 टेबलेट्स में ये दोनों हार्मोन्स कंबाइन होते हैं, तो ये हम दे सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं क्योंकि स्पाइरोनोलेक्टोन का एक मिनिमल जो है वो साइड इफेक्ट उसके ये लॉन्ग टर्म थेरेपी के हम तौर पे दे सकते हैं और ये ज्यादा सेफ है। तो बाकी जो एल्डेक्टोन है, एल्डेक्टोन हम दे सकते हैं 25, क्योंकि अगर हम इसको इसका थोड़ा सा लिवर पे भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर हाई डोज में दे तो इसको हम या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके साथ भी मसला हो सकता है, तो इसको हम स्लो डोज में देते हैं, यानी लो डोसेज में जो 25 मिलीग्राम की भी होती है, और उसको डेली वंस आप दे दें तो उससे भी मसला हल हो जाता है। ये भी हेयर फॉलिकल को ग्रोइंग हेयर फॉलिकल जो है उनको एड्रेस करता है। बाकी तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी मैडम ये सारी चीजें पेशेंट को साइड बाय फर्टिलिटी चाहती है तो जायज नहीं देंगे ना? साइड। हाँ जी। ये पेशेंट तो हाँ, चाहती है कंसेप्शन लेकिन जहां तक, और अगर अगर जायज तो नहीं देंगी। इसमें 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 मैं अभी बताती हूँ आपको कि इसमें जो पेशेंट हमारे पास है जो फर्टिलिटी का इशू के साथ भी है। अब एक और चीज जो इसमें हम कर सकते हैं वो है ओसीपी भी, साइकिल रेगुलेशन के लिए ओसीपी भी देते हैं, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो हम जब देते हैं तो वो भी किसी हद तक हाइपर एंड्रोजिनिज्म को कम करती हैं through the effect of estrogen to increase the amount of sex hormone binding globulins। लेकिन मसला ये है कि जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि जब हम ये चीजें दे रहे होते हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज हम एड्रेस नहीं कर सकते फिर, क्योंकि फर्टिलिटी भी जो है वो उसमें बहुत वो मसला होता है, तो वहां पे फिर हमारी प्रेफरेबल मैनेजमेंट क्या होगी? हाँ जी डाइन वहां 35
नहीं, डाइन 35 का भी तो वही काम है ना। डाइन 35 भी तो हाइपर एंड्रोजिनिज्म को भी करेगी और जाहिर फर्टिलिटी को भी रोकेगी। नहीं, तो उसमें डाइन फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है थर्टी दोनों का 35 काम यही होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन थेरेपीज है, ईस्ट्रोजन विद सम सॉर्ट ऑफ एंटी एंड्रोजन या जो स्पाइरोनोलेक्टिन डेरिवेटिव है वो। मैडम साल में 3 दफा अगर वो ब्लीड करती है तो इट इज नॉर्मल। अगर 3 मंथली भी वो ब्लीड करती है तो मैडम इट्स ओके। हाँ, बट अब वो इसमें हम बेसिकली वो डिपेंड करते हैं, और उसमें फिर साइड बाय साइड जो है हम उसकी कॉस्मेटिक थेरेपी के सारा कुछ हम कर सकते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन जो होती हैं, ई फ्लोरनिथीन जो कि हम दे सकते हैं, जो वानिका के नाम से आती है, जो एक क्रीम होती है जो हम नाइट टाइम पे अप्लाई करते हैं। और उसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट, या फिर हम एल्डेक्टोन के साथ बाद में हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो सारी उसमें। और इसके अलावा जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रॉस प्रॉब्लम होता है वहां पे, और फर्टिलिटी का भी और साथ उसके हाइपर एंड्रोजिनिज्म का भी, वहां पे ये सारी हम चीजें दे के उसके साथ साथ हम बाद दफा ओवेरी लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। उसमें बहुत शॉर्ट कट हो जाता है टाइम पीरियड, लेकिन डेफिनेटली जो ओवेरियन डायथर्मी ड्रिलिंग है ये इसके अपने कुछ नुकसान होते हैं। क्योंकि जब ओवेरियन ड्रिलिंग का मतलब है उसको पंक्चर कर दें, मल्टीपल जो सिस्ट है उसका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब ओवेरियन डायथर्मी आप करते हैं, और ये एक सेकंड चॉइस के तौर पे होती है, तो उसमें आप जो है वो कॉटरी कर रहे होते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा को कॉटरी कर रहे होते हैं, उसके साथ बहुत सारे फॉलिकल्स बर्न हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इसमें नंबर ऑफ बर्न्स, डेप्थ ऑफ कॉटरी और नंबर ऑफ जो कॉटरी पॉइंट्स हैं वो ये बकायदा मेंशन होता है कि आप इसमें इतने पॉइंट्स पे उसको कॉटरी करें और इतनी डेप्थ तक कॉटरी करें और इतने टाइम पीरियड के लिए कॉटरी करें। यानी जो एक पॉइंट पे आप कॉटरी कर रहे हैं उसको 4 सेकंड से ज्यादा आप ना करें, और इसके अलावा जो 4 पॉइंट से आप ज्यादा ना करें, और इसके अलावा वो तकरीबन 3-4 मिलीमीटर से ज्यादा की डेप्थ में ना जाए। तो इस वजह से ये, क्योंकि इसमें फिर ओवेरियन रिजर्व कम होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके अलावा जब आप इसको कॉटरी करते हैं तो उसमें एडहेरेंस बनने का भी रिस्क होता है, एक जाहिर इंटरवेंशन है ये। तो ऐसे केसेस में, ऐसे ऐसे केसेस ऐसे केसेस में आप हमेशा जब भी आप पेल्विक सर्जरी भी करें फॉर एनी अदर रीजन, या आपने जहां पे आपने पेल्विक एडहेरेंस को मिनिमाइज करना हो वहां पे आप थोड़ी सी सी लाइन, हाँ, ये जिसका भी माइक ऑन है प्लीज जरा म्यूट कर दें। अच्छा, तो वहां पे आप हमेशा कोई 50 सीसी के करीब नॉर्मल सेलाइन जो है वो आप वहां पे इंस्टिल कर देते हैं। सेलाइन ने बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाना होता है, वो वहां पे पड़ी नहीं रहती। लेकिन उसमें जो इनिशियल 24 आवर्स में जो एडहेजन बनने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट तो फौरन माइग्रेट कर जाते हैं किसी भी ट्रोमेटिक एरिया में और वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनाना शुरू कर देते हैं। सो विद इन 24 आवर्स इनिशियल फ्लिम्जी एडहेजन्स बनना शुरू हो जाती हैं, एंड बाय दैट टाइम इफ द सेल लाइन इज देयर उसको एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा 24 आवर्स से 48 आवर। तो उसमें फिर वो वाला प्रोसेस हॉल्ट डाउन हो जाता है। और इसमें जो है वो फिर आप थोड़ा सा उसमें एक एडेयंस मिनिमाइजिंग टेक्निक्स में से एक ये भी चीज शामिल है। मैडम ये मैडम नॉर्मल इसमें सेलाइन किधर इंस्टिल करना है? जी, ये नॉर्मल सेलाइन किधर इंस्टिल करना है? पेल्विस के अंदर बस डाल दें, चाहे आप लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं चाहे आप लेप्रोटमी से कर रहे हैं। मैम इसमें 50 हेमेक्सिल भी डाल नॉर्मल सकते हैं। सेलाइन। हम्म, हेमेक्सिल भी डाल सकते हैं मैडम, इसमें हेमेक्सिल भी डाल सकते हैं। हेमेक्सिल का क्या काम है बेटा? हेमेक्सिल तो देखो वो एक डिफरेंट चीज है, सेलाइन तो वैसे ही हर जगह मैम 5% आप एडिशन बिल्कुल के नहीं लिए। डालते, हेमेक्सिल को इंट्रापेरिटोनियल नहीं डालते। आपने उसमें सिर्फ नॉर्मल सेलाइन, और नॉर्मल सेलाइन बिल्कुल ठंडी वाली नहीं, उसको हमेशा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कम से कम 50 से 100 सीसी भी आप डाल सकते हैं, तो वो डाल दें तो दैट इज एनफ। और इवन बाद दफा जब आप ट्यूबल सर्जरी भी कर रहे होते हैं, या जैसे आपने कोई मायोमेक्टमी की है या आपने कोई एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी की है जहाँ पे इतना सारा रॉ एरिया होता है, या एडहेरियोलाइसिस की फॉर एनी पर्पज, वैसे तो अगर इसमें जो एडहेजन प्रिवेंशन वाली कुछ जो जेल्स होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। कम से कम मेरा ख्याल है 15-16 हजार का तो एक आता है उसमें अमाउंट। तो लेकिन ये तो एक बहुत चीप सी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं।
तो बहरहाल ये तो एक बाय द वे उसमें बात हो रही थी फर्टिलिटी के साथ उसके एंटी जो है हम हाइपर एंड्रोजिनिज्म की बात कर रहे थे कि इसको आप ट्रीट करें एंड देन यू स्टार्ट एज अ सेकंड स्टेप द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। अब साइकिल रेगुलेशन करना जरूरी है इसमें। अब साइकिल रेगुलेशन के लिए हमने उसमें एंटी एंड्रोजन वो पहले यूज किए जो कि इसमें एंटी एंड्रोजन्स का भी काम करे, नॉर्मल ओसीपीज भी हम यूज कर सकते हैं उस पर्पस के लिए। तो ये साइकिल रेगुलेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर आप ओव्यूलेशन इंडक्शन शुरू कर सकते हैं। और उसमें लेट्रोजोल इज द फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस इसलिए कि क्लोमिफेन के साथ जो मसला है वो ये है कि ये एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाती नहीं है और इसमें जो एलएच के लेवल्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ये इसका एक फंक्शन है, मतलब इसका थोड़ा सा एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है। तो इसमें एलएच लेवल्स को ये मिनिमाइज नहीं करती। हमें वो ओवुलेशन इंडक्शन चाहिए होता है जिसमें जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो बढ़ जाए, बिकॉज एंडोमेट्रियल थिकनेस का बढ़ना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। Unless there is an adequate endometrium for the fertilized zygote to be implanted, implantation failure हो जाएगा। तो इस वजह से उसमें लेट्रोजोल हैज बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स के उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ जाती है और उसमें एलएच के लेवल ज्यादा नहीं होते, क्योंकि एलएच लेवल जहां पे भी ज्यादा होंगे, जैसे अगर पीसीओ में ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो फर्टिलाइजेशन को, इम्प्लांटेशन को, फिर आगे अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो अबॉर्शन रेट को, इन सब चीजों को इफेक्ट करती। तो इस वजह से जो है वो फिर इसमें लेट्रोजोल इज द फर्स्ट चॉइस। बट एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बेटा, एक मिनट में ये जरा एक चीज कंप्लीट कर लूं। जी जी मैडम। लेट्रोजोल का इशू हो तो फिर उस सूरत में आप एक क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हैं एज अ सेकंड चॉइस, लेकिन खाली उसको देने की बजाय आप उसको कंबाइन करेंगे मेटफॉर्मिन के साथ। और मेटफॉर्मिन इसमें ये जो है हम इसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करेंगे, क्योंकि उसके दो फंक्शंस होंगे। एक तो ये कि वो उसमें हाइपर इंसुलिनीमिया को ट्रीट कर रही है। हाइपर इंसुलिनीमिया एज वी नो इज द बेसिक पैथोलॉजी ऑफ पीसीओ एंड ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म, क्योंकि जहां पे भी इंसुलिन लेवल ज्यादा होते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों, उसमें इंसुलिन लेवल ज्यादा हो जाएंगे। तो इंसुलिन लेवल जहां पे भी ज्यादा होंगे वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम बनाती है, उसमें प्रोडक्शन कम होती है, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने टैकल करना है इस बेसिक पैथोलॉजी को भी। तो इसमें हम साइकिल रेगुलेशन के सबसे पहले लाइफस्टाइल, साइकिल रेगुलेशन अलोंग विद मेटफॉर्मिन, और उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमारी फर्टिलिटी मैनेजमेंट आ जाएगी। और उसमें फर्टिलिटी मैनेजमेंट में भी जब हम लेट्रोजोल अगर नहीं दे रहे, लेट्रोजोल इज द फर्स्ट चॉइस, तो फिर हम क्लोमिफेन सिट्रेट को कंबाइन करते हैं विद द मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन को कंबाइन करने का मकसद जो क्लोमिफेन सिट्रेट का एक नेगेटिव पॉइंट है एलएच इसका ज्यादा बढ़ना, ये उसको टैकल करेगी थ्रू इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने की वजह से। ठीक है जी, अब पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं। मैडम जो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट बेटा आपकी आवाज कम हो गई है, जरा ऊंचा बोले या अपना माइक सही। हाँ जी हेलो मैडम, अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है। अच्छा मैडम, जो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है पीसीओस की, उसके अंदर उन्होंने क्लोमिफेन सिट्रेट को लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन फॉर ओवुलेशन इंडक्शन इन पीसीओस। नहीं, लेकिन उसमें लॉजिकली जो आपने मैं बात देखो, बताई है वही समझ में आती है। हाँ जी, वो इसलिए कि देखो जब हम किसी चीज को गाइडलाइन में लेके आते हैं तो उसके पीछे पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरी एक जस्टिफिकेशन होती है। तो उसमें क्लोमिफेन सिट्रेट इसलिए कि ये चीप है, लेकिन हम इसको मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्रोजोल वाली प्रेपरेशन नहीं अवेलेबल, या जाहिर है कि चीप तो नहीं है, ये एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो उस सूरत में फिर हम इसको क्लोमिफेन सिट्रेट को कंबाइन करेंगे विद द मेटफॉर्मिन, ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट साथ के साथ बैलेंस होते जाएं। और फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इफ इट स्टिल फेल्स तो फिर हमारे पास बाकी जो जीएनआरएच जो चीजें सारी आ जाती हैं और आईवीएफ इक्सी वगैरह की चीजें हैं, फिर उनका फिर रोल इसमें आ जाता है। जी मैडम ठीक ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा केस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कोई अगर एक आध सवाल है तो उसको हम ले लेते हैं।
मैडम इसमें साइकिल रेगुलेशन हम करेंगे या मैडम डायरेक्ट फर्टिलिटी पे भेज देंगे, कोई बार नहीं ट्रीटमेंट देंगे? यही तो मैं बार बार बात बता रही हूँ कि हमने इसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली साथ साथ चलती हैं, लेकिन आपने जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले उसका बीएमआई कम करना ही करना है, वरना उसके साथ रिलेटेड इनफर्टिलिटी, ओवुलेशन इंडक्शन फेलियर, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, बैड ऑब्स्टेट्रिक आउटकम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपने उसका बीएमआई जो है करना है। तो वो जाहिर रिडक्शन एक दिन में तो नहीं हो जाती, दैट विल टेक 3 मंथ्स। उन 3 महीनों में आपने साइकिल रेगुलेशन भी करनी है और हाइपर एंड्रोजिनिज्म की ट्रीटमेंट भी करनी है। अब 3 महीनों में अमूमन हाइपर एंड्रोजिनिज्म की ट्रीटमेंट अमूमन नहीं होती, सो द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स। अब सिर्फ खाली हाइपर एंड्रोजिनिज्म के लिए बल्कि साइकिल रेगुलेशन के लिए, ताकि बेसिक पैथोलॉजी को हम एड्रेस कर सकें। बिकॉज वेन एवर देयर इज अ पैथोलॉजी एंड वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम उस बेसिक पैथोलॉजी को ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद हम ओवुलेशन इंडक्शन पे जाते हैं, सो एज टू अचीव अ बेटर आउटकम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हम ओवुलेशन इंडक्शन करते जाएंगे और वो फेल होती जाएगी। सो इट हैज टू बी मैनेज्ड लाइक दैट। ठीक और है। मैडम आपने प्रोलैक्टिन 26 कहा था और कहा था कि ये रेस्ड है, जो तो हाँ इसमें देखो, रेस मैं इसलिए कह रही हूँ, अगरचे 25 तक अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द लैब्स के जो कट ऑफ है उसमें 25 तक होता है, नॉर्मल होता है, अपर लिमिट है। लेकिन ये मैं आपको ये बता रही थी, मैंने एफएसएच की एग्जांपल देते हुए बताया था कि जो नॉर्मल एफएसएच लेवल्स हैं वो 5 से लेके 20 तक नॉर्मल लेवल कंसीडर होते हैं। बट इफ सपोज अब इसमें और उसमें हर फॉलिकुलर फेज में फर्क, ल्यूटिल फेज में फर्क, और जो ओवुलेशन और फॉलिकुलर ल्यूटिल फेज में फर्क लेवल्स होते हैं एफएसएच के, सिमिलरली आर द एलएच लेवल। लेकिन हम जो करवाते हैं एफएसएच एलएच की रेशो, वो रेशो होती है वो दैट इज बेस्ट असेस्ड ऑन द डे 2 और 3, जब बिल्कुल एक नया फॉलिकल रिक्रूट होने जा रहा होता है इन द ओवेरियन साइकिल। तो वहां पे जो है वो उसका हम रेशो देखते हैं, क्योंकि एलएच लेवल अगर वहीं पे 3 टाइम्स ज्यादा है तो इस वो एक प्रूव कर देता है कि ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म का भी केस है और ये पीसीओ का भी केस है। तो वहां पे आप डिसाइड कर लेते हैं अपनी ट्रीटमेंट। अब ये जो बात थी, जो बात हम एफएसएच की कर रहे थे कि चाहे ये 5 से लेके जो है वो 20 तक नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर ये फर्ज किया इसी असेसमेंट में ये आ जाए कोई 18 या 19, तो हालांकि ये नॉर्मल लेवल पे है, लेकिन हम इसको रिड्यूस्ड ओवेरियन इनसफिशिएंसी का केस लेबल करेंगे, क्योंकि इतना जो अपर लेवल पे जो आ जाते हैं, इसका मतलब है वहां पे फॉलिकल सही नहीं रिक्रूट हो रहे या सही नहीं मैच्योर हो रहे। इसी वजह से ये, क्योंकि अमूमन जो नॉर्मल एफएसएच लेवल होना चाहिए वो तकरीबन 6-7 के करीब होना चाहिए इन द फॉलिकुलर फेज, एंड सिमिलरली इज द ये जो लेवल है इसका प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन, अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इन ऑल केसेस में नॉट बी एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज या कोई ब्रेस्ट सिक्रीशन नहीं होता। बहुत सारे हम पेशेंट ऐसे देखते हैं जिसमें 1000 तक भी होता है लेकिन कोई निपल सिक्रीशन नहीं होती, तो दैट इज अ क्लिनिकल मार्कर फॉर इट। लेकिन ये उसका एक्सक्लूसिव एक क्राइटेरिया नहीं होता फॉर द डायग्नोसिस। तो इसमें जब एक किसी नॉर्मल रेंज की अपर लिमिट पे एक चीज आ जाती है तो वो भी नियर टू एबनॉर्मल समझी जाती है। और ये भी आपको पता होगा कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर पीसीओ, जैसे हम हाइपोथायरायडिज्म को कहते हैं, इसी तरह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी एक कॉज है। तो उसको हम साइड के, अगर हम थायरॉक्सिन दे रहे हो, उस वो सारी डिस्कशन जो हमने अभी की थी, तो अगर हमें थायरॉक्सिन देने की जरूरत पड़ गई है तो फिर हम प्रोलैक्टिन के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली इट विल मैनेज दैट। लेकिन अगर हम थायरॉक्सिन नहीं दे रहे या थायराइड फंक्शन बिल्कुल ठीक आ गए और इसमें जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो इतने हैं, तो उसमें जरूर दे देना चाहिए। फॉर 2-3 मंथ्स इज अनफ थेरेपी। तो इसको इसको जो है इस तरह से उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है फॉलिकल्स की वो बढ़ जाती है। एक होता है ना फॉलिकल्स की रिस्पॉन्सिवनेस टू एफएसएच, कम या ज्यादा होना, वो इज डिपेंडेंट अपॉन दीज हॉर्मोन्स। तो इस वजह से इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है विद द गोनाडोट्रोफिन्स। तो इस वजह से फिर इसको ट्रीट कर लेना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी। मैम
मैम जो मेटफॉर्मिन हम देते हैं, अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो तब हमें देना चाहिए, हम नहीं, देते हैं या हर हम ओबीज नॉर्मल के पेशेंट? साथ भी देते हैं, हम नॉर्मल के साथ भी देते हैं। अब हालांकि हम फास्टिंग इंसुलिन नहीं करवा रहे होते, लेकिन चूंकि हाइपर इंसुलिनीमिया इज द बेसिक पैथोलॉजिकल कॉज फॉर पीसीओ, तो इस वजह से उसको टैकल करने के लिए, एंड स्पेशली इन द पेशेंट हु इज ओबीज, जैसे इस पेशेंट में 35 था, तो मैम उसमें जो तो देना वैसे ही बनता है, मैम उसमें जो तो थिन वैसे ही। पीसीओज होते हैं, थिन पेशेंट्स हाँ, होते हैं जिनका एलएच बहुत जो रेज्ड स्लिम होता पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें एलएच लेवल ज्यादा है तो फिर हम दे सकते हैं उसमें। लेकिन जो ओबेसिटी वाइज है, उसमें अगर हाइपर एंड्रोजिनिज्म ना भी हो तो फिर भी उसमें दे देना चाहिए, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वेट। ठीक है, तो फिर भी उसमें दे देना चाहिए। लेकिन जो थिन स्लिम पेशेंट्स हैं, उनमें अगर एलएच लेवल ज्यादा हो तो फिर आप उसमें ये दे सकते हैं, जो कि हमें पता चल जाएगा कि हम जो हम एफएसएच लेवल्स करवाएंगे उसके हिसाब से। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, मैडम तो हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम मैडम आप क्या टेस्ट पढ़ना सीरम चाहते हैं? हाँ जी। मैडम हम मैडम सीरम स्पाइरोनोलेक्टोन प्रोलैक्टिन और लेवल मैडम अनरिलायबल स्पाइरोनोलेक्टोन नहीं है, तो इसको दोबारा रिपीट तो करवाएंगे ना, हाँ, उसमें क्योंकि ये स्लीप जो स्ट्रेस लेवल्स है ना, वगैरह ये की वजह बेसिकली से हमेशा इंक्रीज हो रिपीट जाता करवा है। लेने चाहिए। ये हमेशा रिपीट करवा लेने चाहिए। मैडम प्रेग्नेंट में तो खैर वैसे ही अनरिलायबल होते हैं, लेकिन आउट ऑफ प्रेगनेंसी भी जब आप करवाते हैं तो कोई भी हार्मोन लेवल जो है वो उसमें वेरिएशन आ सकती हैं। तो इस वजह से इनको आप हमेशा रिपीट करवा लें, और रिपीट करवाने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते का वक्फा जरूर देना चाहिए। ठीक है, मैं स्पाइरोनोलेक्टोन और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं? स्पाइरोनोलेक्टोन को हेलो अमूमन मैम। कंबाइन अमूमन हम नहीं करते। एल्डेक्ट्रॉन को हम उसके साथ कंबाइन नहीं करते, ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ नहीं करते। मेटफॉर्मिन के साथ कर सकते हैं, ब्रोटीन के साथ कर सकते हैं, और बाकी किसी के साथ। बल्कि जब एंटी एंड्रोजन दे रहे होते हैं तो उसमें तो हमें एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए होती है, जब हम एंटी एंड्रोजन इन एनी फॉर्म हम दे रहे हो तो वहां पे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी हो जाती है। चलो जी, अब जी हम यहाँ मैम। पे स्टॉप करें। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या पढ़ना चाहते हैं? मैडम मोलर प्रेगनेंसी। सारों का यही है ख्याल, मोलर सारों का कंसेंसस है इस पे? ओके, चलो जी, ओके, अल्लाह मैडम हाफिज। आप लोगों का वैसे। एच आई वी इन प्रेगनेंसी पढ़ा जी दें। जी, एच आई वी इन प्रेगनेंसी। अच्छा, चलो वो भी कवर कर लेंगे किसी टाइम पे। ओके, थैंक यू अल्लाह मैडम। हाफिज। थैंक ओके। यू।